Hello everyone, welcome back to my channel माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है आवृत्ति गुण यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, और जिन्होंने नहीं देखी है इस वीडियो के लिंक उस वीडियो का जो लिंक है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। उस लिंक पे क्लिक करिए, जाके उस वीडियो को देखिए, और जिसने भी उस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और जितना हो सके उतना उसे शेयर करिए। ओके, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और उनका जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद एक कंप्लीट यूनिट है, यानी कि एक पूरी की पूरी यूनिट इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है। इसलिए मैंने पहले यही स्टार्ट की, जिससे कि क्या होगा, हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा कुछ बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और हमारी एक पूरी की पूरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। सबको पता है आपको 5 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 5 यूनिट में जो है हर एक यूनिट के अंदर 2-2 पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी होती है जिसके अंदर एक कंप्लीट चैप्टर होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। ओके, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीप में पढ़ना है वो इसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि बॉन्ड कितने तरीके के हैं, मतलब मेनली जो बॉन्ड्स हैं वो हम कितने तरीके के पढ़ते हैं। पहला जो है कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, जिसे कोवलेंट बॉन्ड, और जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयनिक बंध, ठीक है भाई। अब आती है तीसरे तरीके की, वो होती है कौन सी, उपसहसंयोजक बॉन्ड, जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के अगर एग्जामिनर्स आते हैं कॉलेज के अंदर तो वो आपसे बेसिकली क्या पूछते हैं, वो बेसिकली आपसे पूछते हैं इन्हीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। यानी कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं मेनली उसी में से वो क्या करते हैं, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, बाकी जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेसिस ही होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि वो उपसहसंयोजक यौगिकों को उपसहसंयोजक यौगिक क्यों कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कौन सा बंध उपस्थित होगा, उपसहसंयोजक, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इन 3 तरीके की बॉन्ड, यानी इन तीनों तरीके की बॉन्ड जो इनको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध हमें पता है किस तरीके से बनती है, जब 2 एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनती है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है। नेक्स्ट आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनती है, जो आयंस हो, यानी कि 2 आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर यूँ कहें विद्युत आकर्षण बल की वजह से जो बॉन्ड बनती है वो कहलाती है कौन सी, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। उन दोनों के ऊपर चार्जेस की वजह से, उनके आवेश की वजह से जो है उनके बीच में बॉन्ड बनता है, उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बंध, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है, इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो पूरा क्या है, दूसरे एटम को दे देता है, और जो डोनेट करेगा वो क्या करेगा, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन को देगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी तरफ एरो का निशान होता है, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए हैं। यहाँ पे ए ने अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट इन द सेंस एक जो युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कंप्लीट बी को दे दिया है। इसके अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन, इनमें नॉर्मल एक डैश से इलेक्ट्रॉन बनता है। इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इसमें जब भी बॉन्ड बनता है तो वो एक एरो की तरीके का बॉन्ड होता है, जिसमें डिनोट क्या करते हैं, जो एरो का हेड होता है, ये होता है हमेशा एरो का हेड, और ये होती है हमेशा टेल, ठीक है। जो हेड होता है वो हमेशा लेने वाले की तरफ होगा, और जो टेल होती है वो इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरफ होगी, ठीक है भाई, समझ आ गई। ये है कोऑर्डिनेशन बंध, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखिए उपसहसंयोजक यौगिक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ आ गई ये चीज़। चलिए अब देखिए
एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है किसकी, उपसहसंयोजक यौगिकों की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन समझिएगा पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत बार 1 नंबर के अंदर पूछी जाती है, परिभाषा जो है वो इसकी 1 नंबर में पूछी जाती है, नॉर्मल है ये तो। चलिए, होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड है यानी कोई भी यौगिक है उसमें अणु या आयन, ठीक है, कोई भी मान लो अणु यानी कि कोई भी एटम है या फिर कोई भी आयन है, ठीक है, या फिर आयन के अंदर क्या होगा, धनायन या ऋणायन, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने अबंधी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया एक एटम है और ये है दूसरा एटम, इसमें क्या होता है, दोनों जो परमाणु हैं, दोनों जो परमाणु हैं उन दोनों में से कोई भी एक परमाणु, ठीक है, वो परमाणु जो होगा वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु को दे देगा। जो भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, वो या तो क्या हो सकता है, वो या तो ऋणायन हो सकता है, ऋणायनिक हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या फिर उसके पास में हो सकते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं भाई, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यानी जो भी इलेक्ट्रॉन देगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ऋणायन होना चाहिए, या उसके पास में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि मुझे यूँ मान लो कि 5,000 की या 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है और वो आपको कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे पैसे दे दो, थोड़े दिन में लौटा दूंगा, तो आप उसे वो पैसे तभी दे सकेंगे जब आपके पास खुद के पास होंगे। बिल्कुल वही चीज़ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब इसके पास खुद के पास होंगे। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है तो वो कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर उसके पास में लोन पेयर यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज वाला एटम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, केमिस्ट्री में सबको पता है कि साइन उल्टा होता है, नेगेटिव चार्ज वाले के पास में इलेक्ट्रॉन अधिकता में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो होता है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। समझ आ गई ये चीज़ आपको? इसलिए जो भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। समझ आ गई ये चीज़ आपको? ये है बेसिक आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन कि भाई 2 परमाणु होंगे, 2 एटम होंगे जिसमें से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो कंप्लीटली दूसरे को डोनेट कर देगा और उनके बीच में जो है एक तरीके से क्या है, एक उपसहसंयोजक बंध बन जाएगी और इन्हीं को कहा जाएगा क्या, उपसहसंयोजक यौगिक। अब बात आती है कि ये उपसहसंयोजक यौगिक आए कहाँ से हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपनी एक अलग ब्रांच है। ये ब्रांच कैसे आई, क्यों आई, ये अब हम समझते हैं। चलो, हाँ भाई, तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले क्या हुआ था, जब उपसहसंयोजक बंध की डिस्कवरी की गई थी तो देखा गया था कि बहुत से कंपाउंड्स थे, बहुत से यौगिक थे जिसमें उपसहसंयोजक बंध क्या थी, उपस्थित थी, ठीक है, लेकिन उनके अंदर अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो जब उपसहसंयोजक बंध को स्टडी किया गया, उप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जब स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि 2 तरीके के कंपाउंड यानी 2 तरीके के यौगिक मिले, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो यौगिक, पहले तरीके के जो यौगिक थे वो थे द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट, ठीक है, द्विक लवण डबल सॉल्ट, यानी कि जब भी कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजक बॉन्ड की डिस्कवरी की गई तो देखा गया कि जो कंपाउंड्स हैं वो 2 तरीके के मिल रहे थे। उसमें से पहले जो कंपाउंड थे उनको नाम दिया गया क्या, द्विक लवण। अब देखिए द्विक लवण जो है वो क्या होता है एक्चुअल में, देखिए द्विक लवण क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट होते हैं या डबल सॉल्ट जो है वो ऐसे सॉल्ट होते हैं जो 2 अलग अलग तरीके के सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और जैसे ही 2 अलग अलग सॉल्ट से मिलकर बनते हैं ये अपना मिलने के बाद में, यानी जैसे दोनों से मिलकर बने, मिलने के बाद में अपना अलग अलग अस्तित्व खो देते हैं, यानी अपनी जो प्रेजेंस है वो नहीं दिखाते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमने लिया है K2SO4, ठीक है, K2SO4 क्या है, पोटेशियम सल्फेट, उसके अंदर हमने डाला क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4
3, ठीक है भाई, ये डाल दिया है हमने। जैसे Al2SO4 और हमने डाले इसमें 24H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले हमने, ठीक है। जैसे ही हमने पोटेशियम सल्फेट के साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट डाला, एल्यूमिनियम सल्फेट डालने के बाद में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बना, मेरे ख्याल से आपको लगभग लोगों को पता होगा कि क्या बना है, वो है K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट 24H2O, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो बना है ये क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग लोगों को पता होगा। वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद में ही प्ले करिएगा, देखते हैं आपको केमिस्ट्री कितनी आती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है इसे कहा जाता है क्या, फिटकरी। क्या कहा जाता है इसे, फिटकरी, जिसे कि जो हम कह सकते हैं जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम जो होता है इसका होता है पोटाश एलम, ठीक है, पोटाश एलम, जिसे कि वाटर प्योरिफिकेशन के लिए पहले बहुत से चीज़ों के अंदर, अभी भी वाटर का प्योरिफिकेशन जब किया जाता है तो बहुत सी मशीनरीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे वाटर का प्योरिफिकेशन होता है वहाँ पे इसको ऐड किया जाता है। तो ये बन गया हमारे पास में फिटकरी, जो कि क्या है, पोटाश एलम। अब देखिए एक्चुअल में होना तो क्या चाहिए, जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की या फिर 12th की जो भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे उसमें आपने किया होगा फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जब फंक्शनल ग्रुप कौन से यौगिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए आपने कुछ टेस्ट किए होंगे या आपके प्रैक्टिकल्स जो हुए होंगे उसके अंदर आपको बताया होगा। तो अब हमें ये दिया है पोटाश एलम। अब इस पोटाश एलम के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित हैं, ये प्रेजेंट है पोटेशियम यानी K पॉजिटिव, ये कौन सा प्रेजेंट है, SO4 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन, ये क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम आयन यानी Al+3, एल्यूमिनियम +3, और वापस से सल्फेट आयन है, ठीक है। वाटर के H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आयन्स के अंदर ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, मेन हम लेंगे किसको, इसको, ठीक है। जैसे ही हमने पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर के साथ में मिक्स किया, मिक्स करते से हमारा बन गया पोटाश एलम। हमने अब इस पोटाश एलम के अंदर चेक, जैसे ही क्या किया कि इनके आयन्स का टेस्ट देखा गया तो पता चला कि ये एक एक आयन जो है ये अपना टेस्ट जो है अलग अलग देते हैं। यानी कि जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि पोटेशियम जो है वो भी अपना एक अलग टेस्ट दे रहा है, सल्फेट आयन जो है वो भी अपना अलग टेस्ट दे रहा है, और एल्यूमिनियम आयन जो है वो भी अपना अलग टेस्ट दे रहा है। यानी कि भले ही ये इन सॉल्ट में मिक्स हो गए हों वाटर के साथ में, लेकिन अपना अपना अलग अलग अस्तित्व जो है, ठीक है, अपनी अपनी पहचान जो है वो मिक्स होने पे नहीं खोते। लेकिन जो दूसरा इसका टाइप था, पहला तो हमें कौन सा मिला, द्विक लवण, दूसरा जो हमें मिला, दूसरा टाइप जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिला उसे कहा गया संकुल लवण, या फिर जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहलाए ये, संकुल लवण, या फिर इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसको भी दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड से बनाया गया, ठीक है। हमने क्या किया कि 4KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ में हमने मिक्स किया FeCN2, ठीक है। जैसे इन्हें मिक्स किया, मिक्स करने पे हमारे पास में बन गया एक नया कंपाउंड जिसे कहा जाता है K4Fe, ये आगे भी आएगा आपके, ठीक है, K4FeCN6, ठीक है भाई। हमने जैसे ही क्या किया, नेक्स्ट पहला तो हमारा डबल सॉल्ट बन गया, दूसरा था संकुल लवण जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। दो तरीके से डिवाइड किए गए, किसे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड थे दो तरह से डिवाइड किया था। पहला बन गया द्विक लवण, दूसरा बन गया संकुल लवण। अब हुआ क्या, हमने जैसे ही KCN को FeCN2 के साथ मिक्स किया, हमारे पास बन गया K4FeCN6 जिसे कहा जाता है क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसकी नेमिंग जो है वो आगे आएगी, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है भाई, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो कौन कौन से हो गए, आप खुद सोचिए। K पॉजिटिव, ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है K पॉजिटिव, ठीक है, Fe+2 इसके अंदर प्रेजेंट है, और Cn नेगेटिव इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे ही इन सब आयंस का अपना अलग अलग टेस्ट लगाया, इन सब का जब अलग अलग टेस्ट लगाया तो पता चला ये सब अपना अलग अलग टेस्ट नहीं देते हैं। समझ आई ये चीज़, ये डिफरेंस था द्विक लवण के अंदर और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर। द्विक लवण को भले ही कोई भी सॉल्ट में मिला दो वो अपना अस्तित्व कभी नहीं खोते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं
उनको कोई भी सॉल्ट में मिला दो, जैसे ही एक नया कंपाउंड बन जाएगा, बनते ही वो अपना खुद का अलग अलग अस्तित्व जो होते हैं वो खो देते हैं, अपनी अपनी अलग अलग पहचान, आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं वो खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बन जाता है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से क्या होता है कि उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से वो अलग अलग टूटते नहीं हैं, जबकि जो द्विक लवण होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाते हैं और अपना आयंस का टेस्ट दे देते हैं, और ये अपना आयंस का टेस्ट नहीं देते। डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट अपना आइडेंटिटी जो है वो मिक्स होने पर नहीं खोते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं। अब इसी संकुल लवण को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को दूसरा नाम दिया गया, इसे ही कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसे कहा गया उपसह संयोजक यौगिक। समझ आ गई ये चीज़? यानी कि जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जगह पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर संकुल लवण लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिकों की ही बात हो रही है। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में और फर्दर डिफरेंस के बारे में। ठीक है, डिफरेंस किसके किसके बीच में देखेंगे? अब हम डिफरेंस देखेंगे हम द्विक लवण डबल सॉल्ट, DS लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिख रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम अभी देखते हैं, और भी जो डिफरेंस इनमें आते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं संकुल यौगिक में जो हमारे यहाँ बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो बनते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ऋणायन व धातु के मध्य उपसह संयोजक बंध होता है। ठीक है, यानी कि ये जो बनते हैं इनके बीच में होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि यूँ कहें कि उपसह संयोजक बंध इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, जबकि डबल सॉल्ट्स जो बनते हैं इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध इनके बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि उपसह संयोजक बंध के कंपैरिजन में क्या होता है, एक दुर्बल बंध होता है, इसलिए ये जल्दी से टूट जाता है और ये आयन अपना अलग अलग टेस्ट दे देते हैं। ये एक प्रबल बंध होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से जल्दी से टूटता नहीं है और ये अपना अलग अलग टेस्ट नहीं देते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है? पॉइंट नंबर सेकंड कहता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है एक वीक बॉन्ड होता है, यानी कि एक दुर्बल बंध होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है और अपने आयंस का टेस्ट दे देता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी कि एक प्रबल बंध होता है, जिस वजह से ये आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट नंबर थर्ड की। अब आ जाइए पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है कि इनके अंदर जो भी हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो संकुल लवण होते हैं, इनमें क्या होता है, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, कुछ तो ब्रैकेट के अंदर होते हैं और कुछ ब्रैकेट के बाहर होते हैं। और ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले जो हैं ये मैं सब आपको समझाऊंगी, ये सारी चीज़ आएगी, तो परेशान मत होइए। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब भी संकुल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं तो उसमें कुछ जो कंपाउंड्स होंगे वो ब्रैकेट के अंदर होंगे और कुछ बाहर होंगे, जबकि आपने देखा है कि जो द्विक लवण है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे सीधे लिखे हुए हैं, कोई भी ब्रैकेट नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई भी ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें क्या होते हैं, ब्रैकेट जो है प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई ये चीज़? ये है आपका इसका बेसिक कंसेप्ट। किसका बेसिक कंसेप्ट भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, ये इतना ही बेसिक समझा रही हूँ मैं आज आपको। आगे हम इसके थ्योरीज लेंगे और वर्नर की थ्योरी आएगी आगे आपके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वो लगभग कंटिन्यूसली रिपीट भी हुई है एग्जाम्स के अंदर आपके, तो वो डिस्कस करेंगे हम। अभी आपको ये बेसिक जो है वो पढ़ना है। आपकी बुक देखिए, जो भी आपने परचेज़ कर रखी है, जो भी स्पेसिफिक ऑथर की आपने ले रखी है, उसमें थ्योरी पढ़िए। लगभग 1 पेज है, आसानी से हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी। अगर कुछ समझ नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख ली है तो लाइक करिए और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।